ये जो रेक्टेंगुलर हॉल है ना, इसका जो फ्लोर है, ये तो फ्लोर हो गया, ऊपर ये रूफ हो गई, और ये 1 और ये बैक 2, ये लेफ्ट 3 और ये फ्रंट 4, तो 4 इसकी वॉल्स हो गई। ठीक है, अभी देखिएगा, पहले ना ये देखते हैं कि ये, इसको हम बोलते हैं जो ऐसे हॉरिजॉन्टल होता है, इसको हम बोल देते हैं लेंथ, एल। ठीक है, ये जो पीछे की तरफ है इसको हम बोल देते हैं बी, यानी कि ब्रेथ, और ये हो गई इसकी हाइट। लेंथ, ब्रेथ और हाइट हो गई। वो बोल रहे हैं द फ्लोर ऑफ अ रेक्टेंगुलर हॉल हैज अ पेरीमीटर 250 मीटर। तो अगर फ्लोर की बात करें तो फ्लोर का पेरीमीटर 250 मीटर है, तो पेरीमीटर में क्या है, रेक्टेंगल ही तो है ना। रेक्टेंगल का पेरीमीटर क्या होता है, 2 × L + B। क्यों भाई, 2 × L + B। तो गिवन पेरीमीटर ऑफ फ्लोर इक्वल टू, फ्लोर का पेरीमीटर कितना दे रखा है, 250 मीटर। पेरीमीटर का फॉर्मूला होता है 2 × L + B इज इक्वल टू 250। ये 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो इधर जाकर डिवाइड में, तो L + B इज इक्वल टू 250/2। L + B इज इक्वल टू 125। 125 इसको ना इक्वेशन नंबर 1 बोल दो। उसके बाद ये कहते हैं, if the cost of painting the 4 walls at the rate of ₹10 per meter square is rupees 15,000, find the height of the hall। मुझे हॉल की हाइट निकालनी है, लेंथ कितनी है, ब्रेथ कितनी है, कोई मतलब नहीं है, सिर्फ हाइट निकालनी है। ठीक है, तो अब आप ये देखिएगा, जब 4 वॉल्स का एरिया निकालना होता है तो 4 वॉल्स का एरिया निकालते टाइम हम उसको क्या बोलते हैं, लेटरल सरफेस एरिया। और लेटरल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एलबी तो आता ही नहीं उसमें, एलबी के अलावा बाकी दोनों आ जाते हैं भाई। एलबी तो बेस हो गया, तो बेस हटा दो और छत हटा दो, क्योंकि इन्होंने बोला है 2 × BH 2 BH + HL। एलबी + BH + SL तो क्या हो जाता है, टोटल सरफेस एरिया। मुझे तो लेटरल सरफेस एरिया निकालना है सिर्फ वॉल्स का। ये क्या बोल रहे हैं, इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स, तो एरिया ऑफ 4 वॉल्स, एरिया ऑफ 4 वॉल्स इज इक्वल टू 2 × BH + HL 2। अब यहाँ पर इधर भी H है और इधर भी H है, H ले लिया कॉमन, तो ब्रैकेट में क्या बचा, B + L। तो 2H मल्टीप्लाइड बाई ये जो B + L है, ये क्या है, B + L की वैल्यू है 125, और 125 टू सा कितना हो जाएगा, 250। 250H मीटर स्क्वायर, ये एरिया आ गया। हाइट नहीं पता है मेरे को, तो H की टर्म्स में आया है, 250H मीटर स्क्वायर, एरिया आ गया 4 वॉल्स का। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। उसके बाद ये बोल रहे हैं कि इफ द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द 4 वॉल्स एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, तो कॉस्ट ऑफ पेंटिंग एक मिनट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 1 मीटर स्क्वायर, 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट कितनी है, ₹10। ठीक है, तो 250H को कॉस्ट, पेंट करने की कॉस्ट, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग 250H मीटर स्क्वायर। भाई 1 मीटर स्क्वायर को पेंट करने की कॉस्ट ₹10 है, तो 250H को 250H इंटू 10। ठीक है, तो ये हो जाएगा ₹250H मल्टीप्लाइड बाई 10, तो 2500 इंटू H। ठीक है, 250H मीटर स्क्वायर को कॉस्ट करने, पेंट करने की कॉस्ट इतनी होगी। और ये पूरे को पेंट करने की कॉस्ट 2500H आया है, लेकिन उन्होंने ये वैल्यू दे रखी है कितनी,
15,000 रुपीज, ठीक है। तो इज इक्वल टू ₹15,000 ब्रैकेट में लिखिए बेटा गिवन। तो कुल मिलाकर 2500 इज इक्वल टू 15,000 आ गया, और यहाँ से h आ जाएगा। इट इम्प्लाइज दैट 2500h इज इक्वल टू 15,000। अब 2500 यहाँ डिनोमिनेटर में चला जाएगा, तो h इज इक्वल टू 15,000। 2500, 2 0 से 2 0 कट गए, 25 6 150 होता है। तो हाइट कितनी हो गई रूम की, हॉल की हाइट 6 मीटर, ठीक है। हॉल ज्यादा बड़ा है। 15,000 गिवन है, ये दे रखा है कि एट द रेट ऑफ ₹10 पर मीटर स्क्वायर, जो उसकी कॉस्ट है पूरे के पूरे हॉल की चारों वॉल्स को पेंट करने की कॉस्ट, टोटल कॉस्ट 15,000 है। समझ गए, ठीक है भाई, क्लियर। इसके अलावा मुझे बताइए और फर्स्ट एक्सरसाइज में कोई डाउट हो, किसी और बच्चे ने करा हो तो बताओ भाई। आन्या, अभिनव, देवांश, कुशाग्र, सोमिल, किसी ने कुछ किया हो तो बताओ। यशिका, यश, विधि, नहीं है? अगर डाउट नो नहीं है, ठीक है। अगर डाउट नहीं है तो फिर मैं सिलेंडर वाला मैंने पोर्शन स्टार्ट करा दिया था, और मैंने उसका शायद आपको एक एग्जांपल करवाया था। हाँ, कैलिडोस्कोप वाला एक एग्जांपल करवाया था। और एक क्वेश्चन नंबर 7 करवाया था, ठीक है। एक वो डेकोरेटिव क्लोथ वाला क्वेश्चन करवाया था, क्वेश्चन नंबर 10, समझ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 9 और करवाऊंगा, क्वेश्चन नंबर 9। और अगर कौन सा 13.5 तक पहुंच गए, अच्छा बहुत अच्छी बात है। डाउट है उसमें कुछ? कुछ दिन बाद बता दें, जरा पहुंच जाए पहले वहां तक। तो 13.2 का जो क्वेश्चन नंबर 9 है, मैं 9 करवाऊंगा आपको। और 9 पर ना आप लोग सभी एनसीईआरटी लेकर आए होंगे, तो 9 जो है 9 पर स्टार मार्क कर लेना। स्टार मतलब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्वेश्चन 9। थर्टीन पॉइंट टू का क्वेश्चन नंबर 9। 9 में है, देखिए फर्स्ट पार्ट, ये पूछ रहे हैं द लेटरल और कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ अ क्लोज्ड सिलिंड्रिकल पेट्रोल स्टोरेज टैंक। ये पेट्रोल स्टोरेज टैंक तो क्लोज्ड ही होता है, ठीक है, वो बंद, वो खुला नहीं होगा, नहीं तो वो सारा पेट्रोल इवेपोरेट हो जाएगा। तो द lateral or curved surface area of a closed cylindrical petrol storage tank that is 4.2 meter in diameter and 4.5 meter high, ठीक है। तो पहले मेरे को इसका क्या निकालना है, लेटरल या कर्व सरफेस एरिया। तो सिलेंड्रिकल पेट्रोल टैंक है और क्लोज्ड है, इसका जो डायमीटर है, डायमीटर दे रखा है 4.2 मीटर इन डायमीटर। तो 4.2 का आधा क्या हो गया, 2.1। तो इसका जो रेडियस है, रेडियस हो जाएगा 2.1। रेडियस 2.1 और 4.5 मीटर हाइट, तो हाइट दे रखी है 4.5 मीटर, ठीक है। तो उन्होंने साफ बोला है कि आपको उसका कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालना है, मतलब आपको उसके टॉप का एरिया और बॉटम के एरिया से कोई लेना देना नहीं, कर्व्ड सरफेस एरिया ही निकालेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम कहेंगे कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ दिस टैंक इज इक्वल टू 2πr/h। याद है, यही फॉर्मूला होता है, ठीक है। तो 2 इंटू 22/7 इंटू रेडियस कितना है 2.1 इंटू हाइट कितना है 4.5।
इधर पॉइंट गया तो नीचे 10, इधर पॉइंट गया तो नीचे 10, 7 3 21, ठीक है, 2 5 10 और 5 9 45। और अगर अब मैं इसको डिवाइड करूंगा तो फिर फाइन, वैसे भी वो पॉइंट्स में ही आएगा, तो इसलिए इसको डिवाइड मत करो, 10 को नीचे ही रहने दो। 22 3 कितना हो गया, 66 मल्टीप्लाइड बाई 9 अपॉन 10, 9 6 54, 5 कैरी, 9 6 54 और 5 59, तो 594 अपॉन 10, 59.4 क्या, मीटर स्क्वायर। कर्व सरफेस एरिया है तो मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब अब जरा इसका हमको पार्ट भी देखना होगा। कुछ पूछ रहे हैं? नहीं। बी पार्ट में बोल रहे हैं ये, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड इफ 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। एक्चुअली यूज्ड का मतलब क्या है कि एक तो स्टील कौन सी है, एक तो स्टील वो है जो हमने एक्चुअल में यूज करी है। फॉर एग्जांपल मान लो हम मान लीजिए हमको पैंट शर्ट बनवानी है अपने लिए, ठीक है, तो एक तो रेडीमेड मिलती है पैंट शर्ट, और एक ये है कि आपने कपड़ा लिया, कपड़े की किसी शॉप से कपड़ा लिया, टेलर के पास गए और आपने अपना पैंट शर्ट बनने के लिए दे दी उसको। तो आपको अपनी शर्ट बनवानी है तो वो कहेगा भाई 2 मीटर कपड़ा चाहिए मेरे को। वो कहेंगे 2 मीटर, तो 2 मीटर इतना लंबा चौड़ा थोड़ी हूँ मैं, 2 मीटर कपड़ा चाहिए। 2 मीटर मतलब उसकी लेंथ, और उसकी जो चौड़ाई होती है, मतलब जो ब्रेथ होती है, वो फिक्स्ड रहती है। कपड़े का जो थान आता है उसकी ब्रेथ जो है वो स्टैंडर्ड है, वो फिक्स होती है। मुझे ध्यान नहीं आ रहा कितनी होती है, लेकिन वो फिक्स होती है, शायद 1 मीटर ही होती है वो। तो होता क्या है कि जब कपड़े बनते हैं तो कुछ कटिंग भी होती है उसकी, उसको उसको कुछ शेप दी जाती है, तो कुछ जो टुकड़े हैं कपड़े के छोटे छोटे वो वेस्ट हो जाते हैं, ठीक है, वो बेकार चले जाते हैं। तो वही इन्होंने बताया कि स्टील की बहुत बड़ी शीट ये लेकर आए होंगे, और स्टील की शीट लाने के बाद में फिर उसको काटा गया होगा, फिर उसकी वेल्डिंग करी गई होगी, घुमाया गया होगा उसको सिलेंडर की शेप में, और फिर वेल्डिंग करके उसको फिक्स कर दिया होगा, उसको एक टैंक की शेप दे दी होगी। तो उसकी कटिंग में वेल्डिंग में कुछ ना कुछ स्टील तो वेस्ट हुआ होगा, ठीक है। तो वो इन्होंने बोला कि 1/12 ऑफ द स्टील एक्चुअली यूज्ड वाज वेस्टेड इन मेकिंग द टैंक। वो टैंक बनाने में उसकी 1/12 जो स्टील है वो वेस्ट हो गई। तो उसको कैसे करेंगे देखिएगा। ये क्या कहना चाह रहे हैं समझ में तो आ गया ना? तो आप यहाँ पर कहेंगे, और उन्होंने पूछा है इसके सेकंड पार्ट में, हाउ मच स्टील वाज एक्चुअली यूज्ड, ठीक है। तो लेट द स्टील एक्चुअली यूज्ड इन मेकिंग द टैंक, इसमें नोट करें आप, एक्चुअली यूज्ड इन मेकिंग द टैंक बी एक्स मीटर स्क्वायर। हमने माना कि एक्स मीटर स्क्वायर एक्चुअल में यूज करी गई, ठीक है। तो 1/12 of the steel was wasted in making the tank. Steel actually used minus 1/12 of steel actually used is equal to TSA of tank। मैंने 2 मीटर कपड़ा लिया, 1 मीटर कपड़ा, या चलिए 1.5 मीटर कपड़ा जो है वो मेरी शर्ट बनाने में काम आया, ठीक है। कपड़ा लिया 2 मीटर, 1.5 मीटर हमारी शर्ट बन के जो आई वो 1.5 मीटर की बनी, बाकी का जो 0.5 मीटर था वो कटिंग वटिंग में स्टिचिंग वगैरह में वेस्ट हो गया, ठीक है। तो हमने कितना कपड़ा लिया था, हमने लिया था 2 मीटर,
उसमें से सब्ट्रैक्ट कर दीजिए 0.5 मीटर, यानी कि जो हमारी वेस्टेज है उसको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। तो जो कपड़ा लिया उसमें से वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दिया, तो मेरे पास एक्चुअल में क्या आ गया, एक्चुअल में जो शर्ट दिखाई दे रही है मेरे को, तो उसका टोटल एरिया आ गया। समझ रहे हैं? तो इसी तरीके से मैंने एक बड़ी सी स्टील की शीट ली थी, तो कितनी शीट मैंने ली, x मीटर स्क्वायर ये मैंने एक्चुअल में मैं लेकर आया। फिर हमने इसको काटा, इसको हमने वेल्डिंग करी, इसको हमने शेप दी, तो उसमें हमारी थोड़ी सी स्टील, वो कितनी, 1/12 ऑफ द ओरिजिनल क्वांटिटी ऑफ स्टील, 1/12 जो स्टील थी वो वेस्ट हो गई। तो जो हम लेकर आए थे उसमें से वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, तो मेरे पास क्या बचेगा, पूरा का पूरा टैंक ही तो बच जाएगा। भाई आपने वेस्टेज उसमें से रिमूव कर दी तो टैंक भी तो बचा। और टैंक में क्या बचा, टैंक में जो स्टील है वो कौन सी स्टील होगी भाई, टोटल सरफेस एरिया। पता है क्यों, क्योंकि ए पार्ट में उन्होंने स्पेशली हमसे पूछा था कि कर्व सरफेस एरिया निकालिए, यहाँ पर वो टोटल सरफेस एरिया स्पेशली पूछ नहीं रहे, लेकिन हमको समझ में आ जाना चाहिए कि स्टील से तो मैं पूरा का पूरा टैंक ही बनाऊंगा, ऐसा थोड़ी है कि उसका बेस नहीं बनाया या उसका टॉप नहीं बनाया, पूरा टैंक ही बनाऊंगा स्टील से। और वो पेट्रोल स्टोरेज टैंक है, तो यानी कि बेस में भी स्टील लगेगी और टॉप पर भी स्टील लगेगी। बेस पर स्टील नहीं होगी तो पेट्रोल रुकेगा कहाँ, आप डालोगे बह जाएगा, तो पाइप हो गया फिर। ठीक है। और अगर टॉप पर आपने ढक्कन नहीं लगाया तो वो वैसे भी कहाँ रुकेगा, वो इवेपोरेट हो जाएगा। समझ रहे हो कि नहीं? चलें फिर आगे, समझ गए? तो जो हम एक्चुअल में स्टील लेकर आए उसमें से वेस्टेज को सब्ट्रैक्ट करा, तो इट विल बी इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। ठीक है। तो देखिए स्टील एक्चुअली यूज्ड कितना था, x माइनस 1/12। बॉड मास रूल में आपको पता होगा कि ऑफ का मतलब भी मल्टीप्लीकेशन होता है, तो 1/12 मल्टीप्लाइड बाई x इज इक्वल टू टोटल सरफेस एरिया ऑफ टैंक। बताना जरा इसका टोटल सरफेस एरिया क्या होता है सिलेंडर का। बहुत बढ़िया, 2 पाई r इंटू एच प्लस आर, ये इसका टोटल सरफेस एरिया होता है सिलेंडर का। अब ये हो गया x, और 1 इंटू एक्स कितना हो गया बेटा, x, और अपॉन में तो 12 है, तो x माइनस एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 22 अपॉन 7 इंटू रेडियस कितना है 2.1 इंटू एच प्लस आर, हाइट कितना है 4.5 और r कितना है 2.1। पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, 7 3 21। इधर एलसीएम लेंगे तो 12 इंटू एक्स 12x माइनस एक्स अपॉन 12 इज इक्वल टू 2 इंटू 3 हो गया 6, 6 इंटू 22 कितना हो जाएगा 126 या 132। 132 अपॉन 10, ठीक तो है भाई। 3 2 जा 6, 6 इंटू 22 करूंगा तो 132 तो आएगा। हाँ, 4.5 प्लस 2.1, 5 प्लस 1 कितना हो गया 6, और 4 प्लस 2 कितना हो गया, ये भी 6 हो गया, तो 6.6। ठीक है। 12x माइनस 11x, और 12x माइनस एक्स 11x अपॉन 12, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10 इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाइड बाई 66 अपॉन 100। ठीक है। अब क्या करें, ये जो ये इधर वाला इसको काट सकता है ऐसे, तो 11 6 66 हो गया। ठीक है। और 2 6 12, और 2 50 100। ठीक है, तो इधर x अपॉन 6 बचा। क्या, नहीं नहीं, ये तो क्रॉस मल्टीप्लाई होगा। अगर दोनों डिनोमिनेटर वाले होते तो कटते, दोनों न्यूमरेटर वाले होते तो कटते हैं, नहीं तो क्रॉस को मल्टीप्लाई होता है। तो देखिएगा x अपॉन 6 इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाइड बाई 6 अपॉन 50, 2 3 225 बस। x इंटू 25 हो गया 25x, और 132 मल्टीप्लाइड बाई 3 मल्टीप्लाइड बाई 6, 25x इज इक्वल टू 132 मल्टीप्लाइड बाई 18, तो x कितना हो गया
18 2 जा 36, 3 कैरी, 18 3 जा 54 और 3 57, 5 कैरी, 18 1 जा 18 और 5 23 और अपॉन में 25 डिवाइड करो। 25 के टेबल में 23 तो आएगा नहीं, तो 237 ले लेंगे सीधा। 25 8 जा 200 होता है, 25 9 जा होता है 225, तो 25 9 जा हो गया 225, 237 माइनस 225 कितना हो गया 12, 126, 25 5 जा 125, तो 126 माइनस 125 हो गया 1, 1 के आगे 0 लगाया तो भी बात नहीं बनेगी, 10 आ गया, एक 0 और लगाया, 25 4 जा 100। आंसर चेक करो पीछे। स्टील एक्चुअली यूज्ड इतनी होगी। अच्छा, आंसर चेक करने के लिए तो एनसीईआरटी होनी चाहिए, एनसीईआरटी तो थोड़ी भारी है बुक, घर से यहाँ तक लाने में दिक्कत होती होगी। ओहो भाई, आप सब बेचारे काम के बोझ के मारे, नहीं एनसीईआरटी के बोझ के मारे। 13.2 मुझे ही देखना पड़ेगा, यही है क्या? चलिए, 9th का सेकंड 95.04 और 59.4 आपका फर्स्ट पार्ट का था। ठीक है, उसके बाद जो है, उसके बाद के जो क्वेश्चंस जो बीच बीच के हैं, मैंने शायद इसमें 3 आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं, बाकी के क्वेश्चंस आप लोग ट्राई करना और सीरियसली ट्राई करना भाई। आप 2021 की गलतियां वहीं छोड़ दो और एक ड्रास्टिक चेंज, ड्रास्टिक पॉजिटिव चेंज आना चाहिए। ठीक है, कि लगने लगे, पेरेंट्स भी कहें कि बेटा हो क्या गया तेरे को, कि नहीं अब मैंने अपनी 2021 की कमियां भुला दी हैं और मैं 2022 में एक नए सवेरे की तरफ बढ़ूंगा। समझ रहे हो कवि क्या कहना चाह रहा है, वो समझ में आ रहा है? तो समझ लेना भाई, और ढंग से थोड़ा सा अब इम्प्रूवमेंट करके दिखाना। ये ऑनलाइन वालों को भी बता रहा हूँ, ये रजाई में बैठ के पढ़ रहे हो क्या सारे, किसी की आवाज नहीं आ रही? हाँ भाई, सोमिल बोला, इसका मतलब सोमिल चेयर टेबल पर है। आन्या की आवाज है, ये भी चेयर टेबल पर है। बाकी सारे सब कंबल के अंदर। और सर स्टडी टेबल पे ही है। चलिए ठीक है ना? वो बैठते हैं ना आजकल, वो बच्चों की वो थोड़ी मीम्स चल रही है कि वो आगे बुक रखी हुई है, दूर रखी हुई है, और कंबल में से सिर्फ मुंह दिखाई दे रहा है, कि बस उतना ही मुंह निकाल कर ही पढ़ाई करनी है। चलिए आगे चलते हैं हम। सरफेस एरिया ऑफ अ राइट सर्कुलर कोन, तो राइट सर्कुलर कोन वाला स्टार्ट करते हैं। बताना जरा, राइट सर्कुलर कोन का क्या होता है कर्व सरफेस एरिया? पाई आर? मेरे को बस ये बता दो, उसका कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? पाई आर एल होता है क्या? पाई आर एल होता है, पाई आर स्क्वायर एक्स तो इसका था सिलेंडर का। कौन की बात कर रहे हैं हम? आगे बढ़ चुके हैं थोड़ा सा। एल क्या होता है? स्लैंट हाइट। अच्छा, टोटल सरफेस एरिया? नीचे का सर्कल पाई आर स्क्वायर, तो पाई आर एल में आपको पाई आर स्क्वायर और ऐड कर देना। ठीक है, चलिए। फॉर्मूला याद तो तुम में से किसी को है नहीं, है ना? बनते सारे के सारे चैंपियन हो तुम। ये नहीं तो ये बोल देंगे, ये नहीं तो ये बोल देंगे, कोई ना कोई तो होगा ही। पेज नंबर 220, एग्जांपल नंबर 4। एग्जांपल 4। Find the curved surface area of a right circular cone whose slant height is 10 centimeter and base radius is 7 centimeter। एक ना, एक अच्छा, राइट सर्कुलर कोन को राइट सर्कुलर कोन क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो राइट एंगल बनाता है। याद रखिएगा कि राइट सर्कुलर कोन को राइट सर्कुलर कोन इस वजह से कहा जाता है क्योंकि कोन जो है ना, ये सर्कल का, ये जो बेस में सर्कल है, ये सर्कल पर राइट एंगल बनाता है।
कोन का जो टिप है, इसलिए इसको राइट सर्कुलर कोन कहा जाता है। तो दिमाग में ये आता है क्या इसके अलावा भी कोई कोन होता है? बिल्कुल होता है। ये वाला कोन तो वो हो गया जो छोटे बच्चों को बर्थडे पर पहनाई जाती है टोपी, ठीक है। और सेंटा क्लॉज जो टोपी पहनते हैं वो थोड़ी सी ऐसी होती है, समझ गए, रेड कलर की। ये है तो ये कोन, लेकिन राइट सर्कुलर कोन नहीं है, ठीक है ना। राइट सर्कुलर कोन का मतलब जिसकी हाइट जो है वो यहाँ सेंटर के साथ में 90 डिग्री का एंगल बनाए। हो सकता है ये भी 90 डिग्री का एंगल बनाए, लेकिन ये एक स्ट्रेट लेंथ तो नहीं है, ये परपेंडिकुलर तो नहीं है। हाँ, फॉर्मूला भी सेम नहीं रहेगा। फॉर्मूला सेम नहीं रहेगा क्योंकि ये जो हाइट है, हाइट ही आपकी टिल्ट हो गई, समझ रहे हैं। तो कभी भी नोटिस करना, सेंटा क्लॉज की ऐसी कैप नहीं होती, सेंटा क्लॉज की कैप थोड़ी सी टिल्टेड होती है, ठीक है। तो ये भी कोन है, बट दिस इज नॉट राइट सर्कुलर कोन, ये सिर्फ कोन है, और ये राइट सर्कुलर कोन है, ठीक है। चलिए जी, वो पूछ रहे हैं इसका स्लैंट हाइट दे रखा है 10 सेंटीमीटर एंड बेस रेडियस है 7 सेंटीमीटर। बहुत अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसके बेस का रेडियस 7 सेंटीमीटर दे रखा है। और भी ज्यादा अच्छा क्वेश्चन है क्योंकि इसकी स्लैंट हाइट भी दे रखी है, निकालना नहीं पड़ेगा कुछ भी, फॉर्मूले में डालो आंसर निकालो, सही है। तो सी एस से ऑफ दिस कोन इज इक्वल टू पाई आर एल। पाई क्या है 22/7, आर क्या है 7 और एल क्या है 10। 7 से 7 कट गया, क्या बचा। और क्या बोल रहे हैं, कर्व सरफेस एरिया, एरिया है तो मतलब सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 5, the height of a cone is 16 centimeter and its base radius is 12 centimeter. Find the curved surface area and the total surface area of the cone. और इन्होंने बोला है स्पेशली, हाँ, रेडियस है बेटा 12 सेंटीमीटर और हाइट है 16 सेंटीमीटर। और इस क्वेश्चन में इन्होंने स्पेशली बोला है कि यूज पाई इज इक्वल टू 3.14। तो जहां पर बोला जाता है कि आपको पाई की वैल्यू 3.14 लेनी है, वहां तो 3.14 लेंगे। जब कुछ नहीं बोला जाएगा तब 3.14, और जब नहीं बोला जाएगा तब 22/7 ही लेना है, ठीक है। इसका आपको कर्व सरफेस एरिया भी निकालना है और टोटल सरफेस एरिया भी निकालना है। हाइट ऑफ अ कोन, कोन है ये, हाइट है, हाँ बेटा स्लैंट हाइट निकालेंगे। जो स्लैंट हाइट है ना एल, ये 90 डिग्री के सामने वाली लेंथ है, तो राइट ट्राइंगल में जैसे पाइथागोरस थ्योरम लगाते हैं वही लगाकर आपको एल की वैल्यू निकालनी है। ये बेस का रेडियस है, यहाँ पर एच कितना दिया है 16 सेंटीमीटर और बेस रेडियस 12 सेंटीमीटर। ठीक है, यहाँ पर L इज इक्वल टू √r² प्लस h स्क्वायर। r कितना है 12 और h कितना है 16। 16 का स्क्वायर होता है 256। दोनों को ऐड करोगे कितना आ गया बोलो 400। 400 का स्क्वायर रूट बोलो 20 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं कि आपको इसका कर्व सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया दोनों निकालने, ठीक है। तो कर्व सरफेस एरिया क्या होगा पाई आर एल
तो पाई क्या है 22/7, सॉरी 3.14 दे रखा है इसमें, तो 3.14 ही लेना होगा। और आर कितना है 12 और एल कितना है 20, तो पॉइंट गया नीचे आ गया 100, 25 जा 100। अब 12 इंटू 314 करो पहले, 12 4 जा 48, 12 1 जा 12 4 जा 48, 4 कैरी, 12 1 जा 12 और 4 16, 1 कैरी, 12 3 जा 36 और 1 37, 3768 अपॉन 5, तो 5 7 जा 35, 37 माइनस 35 कितना हो गया 2, 2 6 26, 5 5 जा 25, 26 माइनस 25 हो गया 1 1 18 आ गया, तो 5 3 जा 15, 753.6 आना चाहिए। चेक करिए 753.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद टोटल सरफेस एरिया, ये होता है पाई आर एल प्लस पाई आर स्क्वायर। तो देखिएगा अब इसमें पाई और आर इधर भी है और पाई और आर इधर भी है, तो पाई आर कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा एल और यहाँ क्या बचा आर, पाई आर इंटू एल प्लस आर। पाई इज 3.14, आर इज 12 और एल प्लस आर यानी कि 20 प्लस 12। तो 3.14 इंटू 12 इंटू 20 प्लस 12 कितना हो गया 32। 3.14 इंटू 32 कर दो पहले, 2 4 जा 8, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, 3 4 जा 12, 1 कैरी, 3 1 जा 3 और 1 4, 3 3 जा 9, 8 2 प्लस 2 4, 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, 1 प्लस 9 10, 100.48 इंटू 12 करा, 12 8 जा 96, 9 कैरी, 12 4 जा 48 और 9 48 और 9 कितना हो जाएगा 57, 5 कैरी, 12 0 जा 0 और 5 5, 12 0 जा 0, देखो 12 8 जा 96, 9 कैरी आ गया, 12 4 जा 48 और 9 57, 5 कैरी, 5 कैरी ना, तो 5 आ गया। और 12 0 जा 0, 12 12 1205 ठीक तो है, कंफ्यूज नहीं कर रहे हो, ठीक तो है। तुम कह रहे हो ना 1204 5.76 सेंटीमीटर स्क्वायर आना चाहिए, तो वही तो आ रहा था। मैंने सोचा कुछ गलती कर दी मैंने। सही है, हाँ हाँ मैं गलत थोड़ी कह रहा हूँ तुम्हें, डरा देते हो मेरे को बीच बीच में बस तुम। बताओ भाई सही है। सही नहीं है क्या, क्या कैलकुलेशन मिस्टेक। हाँ तो कैलकुलेशन मिस्टेक हुई होगी ना, यहाँ देख लो क्या करते हो। गलत मत बताया करो भी उसको। बताइए भाई ऑनलाइन वालों को क्लियर है। यस सर। यस सर। देवांश समझ में आ रहा है। यस सर। क्या, चलिए जी आगे चलते हैं। A corn cob shaped somewhat like a cone. corn cob क्या होता है, वो भुट्टा, भुट्टा होता है, भुट्टा छल्ली कुकड़ी क्या क्या बोलते हैं उसको, वही है। A corn cob shaped somewhat like a cone has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter and length यानी कि height as 20 centimeter। ठीक है, तो जो कॉर्न होता है,
कॉर्न कॉब को इन्होंने बोल दिया कि वो कुछ कुछ ऐसा है, इट इज शेप्ड समवॉट लाइक अ कोन, थोड़ा बहुत कोन के जैसा लगता है। अब इन्होंने बोला कि has the radius of its broadest end as 2.1 centimeter. तो जो रेडियस है ये है 2.1 सेंटीमीटर और हाइट है 20 सेंटीमीटर। h is equal to 20 सेंटीमीटर। अब वो बोल रहे हैं इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, कि अगर इसका जो पूरा जो कर्व्ड सरफेस है उसी पर तो ग्रेन्स लगेंगे, ठीक है, ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब carries an average of 4 grains, find how many grains you would find on the entire cob। ठीक, तो हमने ये कहा कि इसका जो कर्व सरफेस है, इसका जो कर्व सरफेस है उस पर ग्रेन्स लगेंगे। एच ये हो गया, आर ये हो गया, एल निकालना पड़ेगा। आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। मुझे ज़्यादा आसान ये लगता है कि जब भी हमें पॉइंट्स में दे रखा हो और उसका स्क्वायर रूट निकालना हो तो उसको ना आप फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर दो। जैसे आर है तो इसको मैं लिख दूंगा बेटा 21/10 का स्क्वायर और एच है 20, तो ये हो गया 20 का स्क्वायर। तो एल हो गया अंडर रूट 21 का स्क्वायर होता है 441 और 10 का स्क्वायर होता है 100 प्लस 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। आ गया क्या, पूरा कैलकुलेट करके आ गया? चलो ठीक है। 441/100 है ना। अब जब इसको मल्टीप्लाई करेंगे बहुत बड़ी वैल्यू आ जाएगी, एक काम करो तब भी वही आएगा, ठीक है। 441 प्लस 4 के आगे अब 4 जीरो लगा दो, 1 2 3 4 अपॉन 100, इसको डिवाइड करेंगे, एल इज इक्वल टू आ जाएगा 40441 अपॉन 100 का स्क्वायर रूट। 100 जो डिनोमिनेटर में है उसका स्क्वायर रूट तो 10 आ जाएगा, वो तो मैं जानता हूँ, लेकिन न्यूमरेटर में है 40441, तो 40441 का स्क्वायर रूट लेंगे। ठीक है, निकालते हैं स्क्वायर रूट, देखता हूँ अभी। तो इसमें क्या करना होगा कि राइट से दो दो का ग्रुप बनाना होगा, तो दो तो ये हो गए राइट से 1440 और फिर ये 4, तो परफेक्ट स्क्वायर देखना होगा, तो 2 2 जा 4, 4 माइनस 4 करा 0 आ गया। अब ये 0 4 ऊपर से कॉपी कर लिया। अब क्या करना है कि 2 में क्या, 2 में 2 मल्टीप्लाई, 2 में 2 ऐड, 2 में 2 मल्टीप्लाई करा था, तो अब 2 में 2 ऐड करेंगे, ये 4 हो गया। 4 के आगे क्या लगाएं कि वो 4 आ जाए, मतलब ऐसा करना होता है कि 4 के आगे 1 लगाया 41 बन गया, तो उसको 1 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। 4 के आगे मान लो 2 लगाया 42 हो गया, तो उसको 2 से ही मल्टीप्लाई करना होता है। तो अब 4 के आगे अगर मैं 1 भी लगा देता हूँ और फिर उसको 41 को 1 से मल्टीप्लाई करता हूँ तो 41 आ जाएगा। भाई 41 1 जा 41 और वो 4 से बहुत बड़ा है, तो क्या करें, इसके आगे 0 लगा दो। 4 के आगे 0 लगाया, जब 0 लगाया तो फिर उसको 0 से ही मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 40 इंटू 0 0 आ जाएगा, तो यहाँ पर 0 लगा दिया। 40 मल्टीप्लाइड बाई 0 तो क्या आ गया 0।
4 माइनस 0 करेंगे तो 4 आ जाएगा। अगले दो नंबर क्या है 41, वो कॉपी करो। तो देखो पहले क्या करा था, 2 में 2 को मल्टीप्लाई करा, फिर 2 में 2 को ऐड करके 4 बना दिया। फिर 40 में 0 को मल्टीप्लाई करा, 40 में 0 को ऐड करोगे तो 40 ही आ जाएगा, 40 ही आ जाएगा। 40 के आगे क्या लिखना है, मान लो 1 लगा दिया तो 401 आ गया। तो यही ठीक है, नहीं तो अगर 2 लगाएंगे तो वो 800 समथिंग आ जाएगा, 802 हो जाएगा, 804 सॉरी। तो 1 लगा दिया और 1 से ही मल्टीप्लाई कर दिया, 401 आ गया। सब्ट्रैक्ट करा तो कितना आया, 40 आ गया। ठीक है, अब आगे 2 0, तो 2 0 ही नीचे कॉपी करेंगे, डबल ही कॉपी करा जाता है हमेशा। ठीक है, 401 में 1 को मल्टीप्लाई करा था, यहाँ भी पॉइंट लगाओ। अब 401 में 1 को ऐड कर दो तो क्या हो गया 402। तो 402 के आगे मैं अगर 1 भी लगा देता हूं तो 4021 है ना, तो इसका मतलब बात बनेगी नहीं, तो 0 लगाकर यहाँ पर भी 0 लिखो तो अप्रोक्सीमेटली ये 201 ही आ गया। ठीक है, ये 201 आ गया, तो मैं बोलूंगा 201.0। नहीं, आप सही कह रहे हो, मैं आता हूँ अभी उस पर। ये क्या है, ये है 201 आ गया न्यूमरेटर में, और डिनोमिनेटर में 100 था, 100 का स्क्वायर रूट 10, जब 10 है तो क्या आएगा 20.1। ठीक है, समझ गए, यही आ रहा था ना तुम्हारा भी। ऑनलाइन वाले बच्चे बताएं क्लियर है कि नहीं। Yes, sir. Yes, sir. ठीक है, चलिए, हो सकता है आपको ये वाला मेथड थोड़ा अलग लगता हो, आपको जो मेथड आता हो, शायद प्राइम फैक्टराइजेशन से आप करते हो तो वैसे कर लेना जैसे ठीक लगे, तो स्क्वायर रूट निकालना जैसे जिसमें भी कंफर्टेबल हो। अब ये आ गया, तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ दिस कोन बता रहा हूँ, रुको। इन्होंने कुछ भी नहीं दिया है, तो पाई की वैल्यू जब कुछ भी नहीं दे रखी होती तो 22/7। ठीक है, वैसे भी 22/7 सही है, क्योंकि 2.1 है ना, ये तो 3 से कट जाएगा। एल कितना है, एल कितना आ गया 20.1, पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, इधर भी पॉइंट गया तो नीचे आ गया 10, 7 3 21, 22 into 201, 22 1 22, 2 कैरी, 22 0 0 और 2 2, 22 2 44, तो 4422 आ गया, मल्टीप्लाइड बाई 3 अपॉन 100, 3 2 6, 3 2 6, 3 4 12, 3 4 12 और 1 13, 13266 अपॉन 100, 2 0 कट गए, यहाँ आ गया पॉइंट 132.66 सेंटीमीटर स्क्वायर। अप्रॉक्स ले लो, 2 डेसिमल प्लेसेस तक भी ठीक है, ये भी सही है, कोई बात नहीं। अब वो बोल रहे हैं इफ ईच 1 सेंटीमीटर स्क्वायर ऑफ द सरफेस ऑफ द कॉब कैरीज एन एवरेज ऑफ 4 ग्रेन्स, 1 सेंटीमीटर स्क्वायर पर 4 ग्रेन्स हैं, तो इतने सेंटीमीटर स्क्वायर पर कितने ग्रेन्स होंगे, मल्टीप्लाई। ठीक है, हम ये कहेंगे कि 1 सेंटीमीटर स्क्वायर contains 1 centimeter square contains 4 grains, therefore 132.66 centimeter square contains 132.66 into 4, 4 6 are 24, 4 6 are 24 और 2 26, 2 carry, 4 2 are 8 और 2
10, 1 carry, 4 3s are 12, और 1 13, 1 carry, 4 1s are 4, और 1 5, 530.64 अप्रोक्सीमेटली। सेंटीमीटर नहीं, नंबर ऑफ ग्रेन्स है ये, तो 531 ग्रेन्स आ गया ये। भाई 530 तो पूरे पूरे ग्रेन्स हो गए, बाकी बचा 0.64 ग्रेन्स, तो हम उसको 0.64 ग्रेन ना बोलते, बोल देंगे कि 1 ग्रेन एक्स्ट्रा, थोड़ा छोटा सा होगा, थोड़ा छोटा ग्रेन होगा, तो 531 ग्रेन्स हो गए। बताइए भाई, क्लियर? Yes, sir. Yes, sir. चलो जी ठीक है, एक्सरसाइज 13.3 ट्राई करना, ठीक है, बाकी कल करते हैं। Thank you, sir. चलिए जी, ओके Thank you, sir. ओके।